वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। होगा किसी फलक पर वो खुर्शीद जलवागर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। वो सिख सहाफी। ओए कुड़िए, 12.5% सिख हूँ, इसलिए कि 5 कक्कों में मेरे पास कड़ा और एक छोटा सा कंगा ही रहता है। बाकी 3 कक्के किरपान और कच्छा तो बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता केस हैं जो ना होने के बराबर हैं। आदाब नाजरीन, आज जिक्र एक ऐसे बेमिसाल सहाफ़ी का जो सिर्फ 5वीं पास था। उर्दू जिसकी मादरी ज़बान ना थी, लेकिन जिसने अपनी मेहनत और खुदादाद सलाहियत से उर्दू ज़बान में शुद्ध बुद्ध हासिल की। आपका अखबार अपने दौर का बेहतरीन हफ्त रोज़ा था। हिंदुस्तान की 600 रियासतों की कारगुजारियों से निहायत बाखबर जरीदा था। आप सहाफ़त की उस सिन्फ के अजीम पेशावर थे जिसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। आज जिक्र एडिटर रियासत सरदार दीवान सिंह मफ्तू का। अपने मिशन की कामयाबी के लिए आप 15 बार गिरफ्तार हुए और तकरीबन 8 जेलों की हवा खाई। महाराजा अलवर एडमिनिस्ट्रेशन की बद इंतज़ामी और अपने आमाल के बायस अपनी रियासत से निकाल दिए गए थे। अलवर से निकलने के बाद महाराजा ने बम्बई में रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन मुसाहिबों की चापलूसी ने गद्दी पर बैठने का शौक बरकरार रखा। क्यों परेशान होते हैं सरकार? मिसेस एनी बेसेंट इंग्लिस्तान में वायसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन की साली के घर रुकी थी। मैं गया था उनसे वहां मिलने। मिसेस वेलिंगटन से मेरी अच्छी वाकफियत है। आप चाहें तो मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ, मगर हुजूर थोड़े पैसे खर्च होंगे। यही कोई 25-30 लाख रुपए। बात कीजिए। जी। हेलो हेलो, मुझे एडिटर रियासत दीवान सिंह मफ्तू कहते हैं। आप मेजर कैम्बल से महाराजा अलवर के लिए चार्टर ले आए या नहीं? अलवर की रियाया फिर उस भेड़िए के सुपुर्द की जाएगी क्या? हालांकि आपने और आपके अखबार ने महाराजा अलवर के खिलाफ एजिटेशन में हिस्सा लिया, लेकिन महाराजा आपके अखबार के मद्दाह हैं। आप चेक आउट फॉर मी। मैं वापस बॉम्बे जा रहा हूँ। ओके सर। हेलो मिस्टर म्यूल, मैं पिछले 2 दिन से दिल्ली में आपके जवाब के इंतजार में बैठा हूँ। जवाब तो आपको भेजा जा चुका है। क्या? ये दीवान सिंह के अलावा कोई नहीं हो सकता। आप उससे पूछताछ कीजिए। आदाब मियाँ साहब। आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे याद फरमाया? बहुत दिन हो गए थे आपसे खैरियत दरियाफ्त किए हुए, तो सोचा आपसे मुलाकात कर ली जाए।
और सुनाइए, अखबार कैसे चल रहा है? कृपा है ऊपर वाले की। और महाराजा अलवर आजकल कहाँ हैं? मियाँ साहब, ये ना पूछिए कि महाराजा अलवर कहाँ है, ये पूछिए कि लॉर्ड वेलिंगटन के हाथों का लिखा हुआ वो खत कहाँ है जो महाराजा अलवर के मुतालिक वॉइस राय ने मिस्टर जमुना दास द्वारका दास को मिस्टर स्करे की कोठी पर भेजा और जो गुम है, जिसमें लिखा था कि चूंकि मेजर कैम्बल महाराजा अलवर का वापस जाना मुनासिब नहीं समझते और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को भी एतराज़ है, इसलिए वॉइस राय मुदाखलत करना पसंद नहीं करते और वो महाराजा अलवर के लिए कुछ नहीं कर सकते। सही कहा जा रहा है। दीवान सिंह एडिटर रियासत के हाथों रियासतों के अलावा वायसरॉय हाउस भी महफूज नहीं। तहरीक आज़ादी हिंद के दौरान सरदार दीवान सिंह मफ्तू ने वालियाने रियासत के काले कारनामों का पर्दाफाश करने की ठानी। दीवान सिंह अखबार हिंदुस्तान में काम करते थे कि एक दिन मशहूर सिख लीडर मास्टर मोता सिंह आपसे मिलने आए। सत श्री अकाल दीवान सिंह जी। सत श्री अकाल जी, आइए तशरीफ रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। बाबू तेजा सिंह से कहिए कि फिक्र ना करे, मैं पटियाला के इस अय्याश महाराजा को छोड़ूंगा नहीं। खूने शहादत का ताजा कतरा। बेहया बेशरम स्कूल की लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। बाबू तेजा सिंह देवता स्वरूप इंसान है, वो भला लड़कियां इसके लिए चाइल्ड क्यों भेजने लगा? जब इस पैम्फलेट की खबर महाराजा के आदमियों को हुई तो महाराजा ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और बहक़े सरकार ये पैम्फलेट जब्त कर लिया गया और पुलिस ने दफ्तरी के पास जो बकिया 1800 पैम्फलेट्स थे वो अपने पास मंगा लिए। लेकिन दीवान सिंह ने हथियार नहीं डाले। मास्टर मोता सिंह और तेजा सिंह से मशवरा किया और दिल्ली पहुंचकर दोबारा इस पैम्फलेट को छपवाया और लोगों में तकसीम किया। आप इस हुक्म अदूली के लिए दिल्ली में गिरफ्तार किए गए और मिस्टर टॉलिंटन की अदालत में पेश हुए। अगर तुम माफी मांगो और ये वादा करो कि आइंदा से ये पैम्फलेट नहीं लिखोगे तो हम तुम्हें छोड़ सकता है। मैं कोई वादा नहीं करता, ना मैं माफी मांगता हूँ, ना मैंने कोई जुर्म किया है। आप मुकदमा चलाइए। इन्हें अदालत से बाहर निकाल दो, ये नहीं जानता मुकदमा क्या होता है। ये थी आपकी पहली तसनीफ और महाराजा पटियाला से आपकी दुश्मनी की शुरुआत भी। महाराजा पटियाला ने आपसे इंतकाम लेने की गरज से आप पर कई झूठे मुकदमे चलाए और हमेशा कोशिश की कि हुकूमत एक्स्ट्राडिशन एक्ट के मुताबिक दीवान सिंह को रियासत पटियाला के हवाले कर दे ताकि महाराजा पटियाला दीवान सिंह से पटियाला जेल में इंतकाम ले सकें। एक बार दीवान सिंह को महाराजा ने झूठे मुकदमे में उलझाया। इस सिलसिले में आप कर्नल सेंट जॉन एजेंट गवर्नर जनरल से मिले, लेकिन पॉलिसी के मुताबिक ना तो अंग्रेज खुले तौर पर रियासतों के मामलात में दखल देते थे, न उनके हुक्मरानों को इस्लाहात नाफिज करने का मशवरा। अंग्रेज किसी नवाब या महाराजा का बाल बीका नहीं करने देते थे, क्योंकि राय आमा की रोकथाम के लिए ये देसी हुक्मरान सबसे बड़ा बंद थे। मुझ पर लगाया गया अमानत में खयानत का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है, ताकि महाराजा पटियाला एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत जुल्म करने के लिए मुझे पटियाला ले जाए। मुकदमा झूठा हो या सच्चा, गवर्नमेंट किसी भी सूरत में वालियाने रियासत को बेनकाब नहीं होने देगी। आपको एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत हमें रियासत पटियाला के हवाले करना ही होगा। क्या ब्रितानवी इंसाफ यही है? हम इंसाफ नहीं जानता, हमारा काम नवाबों और महाराजाओं की प्रेस के हमलों से हिफाजत करना है।
दीवान सिंह पर जिंदगी में 15 मुकदमे चले। उनमें सबसे मशहूर नवाब भोपाल का मुकदमा है, जो होशंगाबाद में 6 बरस तक जारी रहा। नवाब भोपाल मुकदमा नवाब भोपाल बनाम एडिटर रियासत में सुलह चाहते थे। नवाब साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल अमीर अहमद को दिल्ली दीवान सिंह से बातचीत करने के लिए भेजा। चलिए, माफ़ी मत मांगिए, कम से कम अफसोस का इजहार तो कर दीजिए। मुकदमा वापस ले लिया जाएगा और जो रुपया आज तक खर्च हुआ है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। देखिए साहब, मुकदमा नवाब साहब भोपाल ने शुरू किया है और वो इसे वापस लें। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। सरदार साहब, ज़रा गौर कीजिए, ना आप माफ़ी मांगेंगे ना अफसोस का इजहार करेंगे। नवाब साहब अपनी रियाया को भला क्या मुंह दिखाएंगे? भोपाल की रियाया भला ये ना सोचेगी कि नवाब साहब ने मुकदमा शुरू किया और जब मुकाबला ना कर सके तो झक मार के मुकदमा वापस ले लिया। सरदार साहब, ज़रा गौर कीजिए, नवाब साहब की भला क्या प्रेस्टीज रह जाएगी? कर्नल साहब, आप तो एक रियासत भोपाल की रियाया के मुतालिक फरमाते हैं। ज़रा ये तो सोचिए कि अगर मैं इजहार अफसोस कर दूंगा तो मैं 600 रियासतों की रियाया को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या 600 रियासतों की रियाया ये ख्याल ना करेगी कि पहले एडिटर रियासत ने नवाब साहब के खिलाफ लिखा और इल्ज़ाम लगाए, मगर जब मुकदमेबाजी में एडिटर रियासत नवाब साहब का मुकाबला ना कर सका तो उसने झक मारकर माफ़ी मांग ली। आप इस पर गौर फरमाइए, अखबार रियासत की प्रेस्टीज कहाँ बाकी रह जाएगी? हिंदुस्तानी सियासी रहनुमा जहां अंग्रेज हुकूमत की पॉलिसी से टक्कर ले रहे थे, वहीं दीवान सिंह ने अंग्रेज अफसरों की रोजमर्रा की कारकर्दगी पर नजर रखी और जहां जो कुछ काबिले एतराज देखा उसे अपने कलम का निशाना बनाया। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर डगलस यंग ने 6 कत्ल के मुकदमों की अपीलों का फैसला एक दिन में किया। दीवान सिंह ने जज साहब की इस जल्दबाजी पर तनकीद की। ये डिसीजंस हाई कोर्ट ने किए हैं या अदालत खुफिया ने? हाउ इट इज पॉसिबल इन ए सिंगल डे कत्ल के 5-6 मुकदमात की समाअत अच्छी तरह से की जा सके? Yeah, come here. Sir, Please sit down. thank you, sir. A note from Telecomment. Criticism of court verdict. I will set Dewan Singh right. मैं तौहीन अदालत के जुर्म में दीवान सिंह पर मुकदमा कायम करूंगा। Yes, sir. आप पिटीशन तैयार कीजिए। Sir, ये लोग आपके फैसलों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। I know दीवान सिंह, वो हार नहीं मानेगा, मुकदमा करेगा और ये भी मुमकिन है कि ये मुकदमा दूसरे सूबे की हाई कोर्ट में तब्दील हो जाए। दीवान सिंह मफ्तों की विलादत 19 अगस्त 1890 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़िला गुजरावाला की तहसील हफीज़ाबाद में एक खन्ना खत्री सिख खानदान में हुई थी। आप 1 माह 10 दिन के थे जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ। आपके वालिद एक कामयाब डॉक्टर थे और काफ़ी पैसा छोड़ कर गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये पैसा ख़त्म हो गया और जब दीवान सिंह 12 साल के थे तो मजबूरन आपको पढ़ाई छोड़कर 5 रुपए माहवार पर हाफिज़ाबाद में एक बजाज की दुकान पर मुलाजमत करनी पड़ी। 3-4 साल यहाँ काम करने के बाद आप फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में 6 रुपए माहवार पर कंपाउंडर मुकर्रर हो गए। यहाँ से आप मोंगा अस्पताल में आए, जहाँ आपने डॉक्टर मथुरा दास से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना सीखा
और फिर मानसा रियासत पटियाला में आज़ादाना निजी तिब्बी प्रैक्टिस शुरू की। आप जहां कहीं भी रहे, आपने रिसाले बीनी से खुद को जोड़े रखा। आप फ़न सहाफ़त सीखने के लिए मुदीर रोज़नामा हमदम सैयद बशारत अली जालिब देहलवी के पास लखनऊ गए और वहाँ 6 महीने बिना किसी मुआवजे के काम किया। फिर आप लाहौर आए और हिंदुस्तान में मुलाजमत की। क्या बात है सरदार साहब, क्या सोच रहे हैं? आइए आइए, तशरीफ रखिए। क्या बात है? रियासत नाभा की मुलाजमत के दौरान बहुत कुछ देखा। जुल्म और सितम के कई वाक़यात का गवाह बना। आसपास की रियासतों में होने वाली बदउनवानियों से भी वाकिफ हूँ। सोचता हूँ रियासतों की मजलूम रियाया की रूदात हुकूमत हिंद और अवाम तक पहुँचाऊँ। शायद इससे मजलूम रियाया की मुसीबतों का हल निकले। अच्छा ख्याल है। अखबार निकालना चाहते हैं। एक ऐसे अखबार की सख्त ज़रूरत है जो वालियान रियासत की मनमानी और अवाम पर जुल्म को तश्त अज़बाम कर सके। देसी रियासतों के मामलात और हालात पर सराहत से तनकीद करे। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया है। रियासत 1924 में 1500 रुपए की लागत से दिल्ली में जारी हुआ। 1942 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के फौरन बाद हजारों कांग्रेसी गिरफ्तार हुए। एडिटर रियासत सरदार दीवान सिंह मफ्तू को भी सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। जेल में अखबार बीनी, खतो किताबत और पैसे रखने को ममनू करार दे रखा था ताकि कैदी दुनिया और हिंदुस्तान के हालात से कतई बेखबर रहें। लेकिन जेल के एक मुलाजिम से 2 आने में मिलने वाले ट्रिब्यून के 2 पर्चों की कीमत 2 रुपए तय करके बाखबर रहने का इंतजाम सरदार दीवान सिंह मफ्तू ने कर लिया था। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल भाई। अब कुछ कोफ्त कम हुई सरदार साहब। यहाँ हम 686 कैदी हैं और ट्रिब्यून की सिर्फ 2 कापियों का इंतजाम है, और वो भी कभी कभी तो दूसरे तीसरे दिन पढ़ने को मिलता है। ऊपर से 2 आने का अखबार हमें 2 रुपए में खरीदना पड़ता है। फिर भी पता तो चल ही जाता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। और अखबार रियासत तक के रास्ते का कोई रास्ता बना? जेल के एक अफसर को डाक भेजने और मौसूल करने पर लगा दिया है, और साहब उन्होंने इतना बड़ा खतरा बिना मुआवजे के कबूल किया है। क्या? जेल वालों की मार्फत खत भेजना और वसूल करना नामुमकिन बात है। लेकिन मैं तो रोज 20-25 खत भेजता भी हूँ और वसूल भी करता हूँ। जेल के कौन से अफसर आपकी मदद कर रहे हैं? मेरा उसूल है कि मैं अपनी खबरों के माखज़ को और मेरी मदद करने वाले के नाम को कभी अफशा नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बहुत बेबाक और निडर थे। आपने अंग्रेजों के बनाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। आप इसकी वजह से जेल में पूरी तरह बाखबर रहते थे। मुल्तान जेल में सियासी कैदियों पर पाबंदियां सख्त थीं, जिसकी वजह से कैदियों ने हुक्काम के साथ नॉन कोऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हुकूमत ने सख्तियों में इजाफा कर दिया था। सुप्रिंटेंडेंट जेल सरदार राम सिंह कैदियों को देखने के लिए हर रोज सुबह आया करता था। एक रोज सुबह आया। सरदार साहब, मिजाज ठीक है आपके? कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ का क्या सवाल है। जहाँ हम बारात में तो आई नहीं जो आराम और राहत की तलाश में हूँ, और ना हमें आराम की जरूरत है। सुना है कुछ सियासी कैदियों को हमसे दूर ले जाकर
कोठरियों में पीटा गया है, ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बताइए किस कानून के तहत ये घटिया हरकत की गई है? आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने इस जेल की कारस्तानियां दिल्ली के अखबार तेज को भी दी हैं। सर, दीवान सिंह एक खतरनाक किस्म का एजिटेटर है। ये जेल के तमाम कैदियों को वर्गला देगा। इसको किसी दूसरी जगह भेजा जाए। जेल में खतो किताबत की इजाज़त नहीं, ऐसे में उसने देश तक राब्ता कैसे कायम किया? तुम क्या कर रहे हो वहाँ? मैं तहकीक करता हूँ। दीवान सिंह को अंबाला जेल भेजा जा रहा है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। ये कई सरकारी मुलाजिमों के लिए मुसीबत का बायस साबित हुआ है। इसके मुखालिफ होने की सूरत में न सिर्फ मुलाजमत को खतरा है, बल्कि अफसर कैद भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि इसे नाराज न होने दिया जाए। सर, दीवान सिंह के कमरे की कई बार तलाशी ली गई। उसके कमरे में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उसके पास पैसा है ही नहीं। जेल के जिन मुलाजिमों पर शक था कि दीवान सिंह को अखबार मुहैया कराते हैं और खतो किताबत के लिए उनकी मदद भी करते हैं, जी, उनकी ड्यूटी तो दूसरे वार्डों में लगा दी गई और वो कंपाउंडर देखा गया था बात करते हुए, उसका तो तबादला ही कर दिया गया। इसके बावजूद उनकी अखबार बीनी और खतो किताबत जारी है। ये गद्दारी बिना पैसे लिए तो कोई करेगा नहीं। यस सर। क्या अभी भी खतो किताबत जारी है? आप चूंकि बतौर दोस्त पूछ रहे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं खत भेजता भी हूँ और मंगाता भी हूँ, ताकि अपने दोस्तों और दफ्तर के हालात से बाखबर रहूँ। अपने पास रुपया भी रखते हो? रुपए के बिना कौन किसका काम करता है, लेकिन मेरी मदद करने वाला कौन है उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो रुपया कहाँ रखा है? इसी बक्स में मौजूद है। बक्स की तो कई बार तलाशी ली गई है। मैं बगैर रुपए के कभी किसी जेल में नहीं रहा, और इस वक्त भी मेरे पास 10-10 रुपए के 10 नोट हैं, जो इसी बक्स में मौजूद हैं जिसकी आपने तलाशी ली है। यार तुम झूठ बोलते हो, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। मैं झूठ नहीं बोलता। ठहरिए। ये देखिए रुपया। दीवान सिंह ने पादाश के डर से अपनी खबरों के माखज़ को कभी अफशा न किया। रियासत के क़ारईन और नामा निगारों ने इत्तलात दी और ख़त लिखे, लेकिन इन इत्तलात और खतूत का कभी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने राज की बातें हमेशा अपने सीने में अमानत के तौर पर छुपा कर रखीं। दर्जनों महारानियों और बेगमात ने अपने शौहरों और अजीज़ों के खिलाफ इत्तलात दी, खतूत लिखे, ज़रूरी कागजात अमानत के तौर पर रखे। ये कागजात 1857 में हुए गदर के ज़माने के हैं, जो बहादुर शाह जफ़र के रिश्तेदार मिर्ज़ा इलाही बख्श के ख़ानदान की एक खातून ने बतौर अमानत मुझे रखने के लिए दिए थे। फिर 1947 में वो पाकिस्तान चली गई और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। इन कागजात में वायसराय लॉर्ड डल्टन और सेक्रेटरीज के खतूत हैं, निकाह नामे हैं और भी बहुत कुछ है। आपके अखबार रियासत का आजकल क्या हाल है? वैसा ही हाल है जैसा दूसरे अखबारात का है।
आपने तो अपने अखबार से खूब रुपया पैदा किया। जो रुपया पैदा किया वो या तो साबिक वालियानी रियासत के साथ मुकदमेबाजी में सर्फ हुआ या अखबार को बेहतर बनाने में। मुल्क के आज़ाद होने के बाद न रियासतें रही थीं, न उनके हुक्मरान और न रियासतों के मसाइल, इसलिए इस पर्चे की ज़रूरत भी नहीं रही थी। रियासत 1960 तक जारी रहा, फिर दम तोड़ गया। सरदार दीवान सिंह मफ्तू ने अपनी मेहनत और सलाहियत के बल पर खूब कमाया, लेकिन जो कमाया उसे अपने पास नहीं रखा। खाया पिया, खिलाया पिलाया और ख़त्म किया। ज़ईफ़ी में आप राजपुरा देहरादून में सुकूनत पजीर हुए। अपनी किताब नाकाबिले फ़रामोश के तुफ़ैल, मौलाना आज़ाद की सिफारिश पर हुकूमत से मिलने वाली पेंशन आपका आखिरी सहारा साबित हुई। 26 जनवरी 1975 को 85 साल की उम्र में दिल्ली में आप जहाने फ़ानी से कूच कर गए। सरदार दीवान सिंह मफ्तू, उनकी मुनफरिद सोच और कोशिशों को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।